दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को। देखिए, जिनको इकोनॉमिक्स कभी समझ नहीं आती, मैं बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने वाला हूं और आपको 100% समझ भी आएगा, क्योंकि इमेज और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी पूरी ज़िंदगी के लिए। आप कभी भूलने की भी कोशिश करेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। इस प्रकार की मैं आपको 10 वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। किसी वीडियो में 35 क्वेश्चन होंगे, किसी में 50, किसी में ज़्यादा भी होंगे। आज का हमारा पहला पार्ट है और इसमें 35 क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्ड से ही समझ आ रहा है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी कि दोस्तों माइक्रो मीन्स छोटा। छोटे स्तर पर जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको क्या आंसर नजर आ रहा है? देखिए, व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब इसमें हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहना चाहता है। जब हम इंडिविजुअली या फिर हाउस होल्ड यानी कि पूरे एक हाउस की इकोनॉमी को देखेंगे, या फिर किसी फर्म या कंपनी की इकोनॉमी को देखेंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। हर एक घर में दोस्तों कहाँ पे आता है अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत, कहाँ से महसूस होती है? जब आपके पापा 1 लाख रुपए महीने की नौकरी करके कमा के लेकर आते, 50,000 खर्च कर देते हैं आप सारी चीज़ों पर, पढ़ाई पर, रेंट पर, जो भी है सारी चीज़ों को 50,000 की सेविंग कर लेते हैं। ये इस पूरे होल प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? इकोनॉमिक्स। तो जब इंडिविजुअली किसी एक की हम मतलब स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा वो। जब पूरे एक हाउस की इकोनॉमिक को देखेंगे, वो माइक्रो के अंदर आएगा। फर्म या किसी कंपनी को देखेंगे, वो भी माइक्रो के अंदर आएगा। अब मैक्रो को देख लेते हैं। मैक्रो के अंदर फिर क्या आने वाला है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होगा? मैक्रो मीन्स दोस्तों बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। आप ये दो चीजें समझ लीजिए बस, फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब भी कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर पूछा जाए तो इंडिविजुअली, किसी भी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक्स को देखें, हाउस की देखें, कंपनी की देखें, तो वो आ जाएगा माइक्रो। अब मैक्रो में दोस्तों बड़े पैमाने पर समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना किसके अंदर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो अब इसको भी समझ लेते हैं। जब पूरे देश की नेशनल इनकम निकालनी होगी तो वो किसके अंदर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। जब पूरी गवर्नमेंट की दोस्तों मतलब कैलकुलेशन करनी होगी, वो किसके आएगा? वो मैक्रो, बड़ा हो गया ना। फिर नेशन या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को देखना है। इकोनॉमी होती है ना भाई, ये देश इतने आगे हैं, ये इसकी देश की इकोनॉमी इतने ट्रिलियन की होगी, उतने ट्रिलियन की होगी, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वो किसके आएगा? मैक्रो के अंदर आएगा। समझ रहे होगे अभी तक आप लोग? तो अगर आपको समझ आता रहे तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना और वीडियो को लाइक करते रहना। समझ आता रहेगा कि हाँ आपको चीज़ें समझ आ रही है, और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। जिन बच्चों को यहाँ से समझ आ गया तो वो माइक्रो और मैक्रो से समझ आ गया, फिर वो कभी चीज़ों को समझने में देरी नहीं करेंगे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, इन दोनों के ऊपर दोस्तों 2 बुक लिखी हुई है, माइक्रो और मैक्रो के ऊपर। तो मैं आपकी सिर्फ यहाँ पर 2 से 4 मिनट ले रहा हूँ इन दोनों को क्लियर करने में, कि अगर कोई भी आपसे आंख बंद करके भी पूछ ले या आपसे इशारा करके भी पूछ ले कि माइक्रो के अंदर क्या, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाए। ठीक है, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म, ठीक है, डिमांड सप्लाई, ये भी सारी किसके काम है? माइक्रो के। मैक्रो में नेशनल, पूरे देश की जीडीपी देखनी है, मैक्रो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके आ जाएगा दोस्तों मैक्रो। ठीक है, अब यहां से दोस्तों शुरुआत होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए, मैं बता देता हूं, 1933 में सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो वर्ड का उपयोग हुआ था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? ये किया था रगनार फ्रिस्क ने। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 1933 में। ठीक है जी, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर चौथा क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, यहां पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है इकोनॉमी को। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था,
अब अपने देश की क्या है, पूंजीवादी का अर्थ क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब कैपिटलिस्ट इसमें आ गया दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब हम अर्थव्यवस्था को निजी कर देते हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, यानी कि सारा काम प्राइवेट सेक्टर ही देखता है, तो उस कंडीशन में आ जाती है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र का अस्तित्व आ जाता है। यानी कि इसको समझने के लिए अब यहां पर आना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका प्राइवेट, जैसे कि यूएसए की इकोनॉमी है वो प्राइवेट है। यहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। अब यहां पर सारी चीजें ही प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? पूंजीवादी, जहां पर निजी क्षेत्र, निजी मीन्स प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट क्षेत्र के जहां पर सारी चीजें इकोनॉमिक्स की प्राइवेट क्षेत्र के हाथ में रहेगी, उसको बोलते हैं दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें देखिए इसमें वर्ड ही आ गया समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी क्षेत्र का अस्तित्व, जहां पर टोटल इकोनॉमी ही दोस्तों कौन चलाता है? सरकार चलाती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर भी अगर है तो वो गवर्नमेंट के अंडर ही है, चाहे उसकी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, टोटल किसके हाथ में? गवर्नमेंट के। तो उसको बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, सरकारी क्षेत्र का अस्तित्व। तीसरा दोस्तों, अब यहां पर इसको समझ लीजिए, रशिया है। जैसे अभी रशिया पूरा का पूरा दोस्तों गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, यानी कि वहां पर एक कंपनी भी अगर कोई है प्राइवेट, वो गवर्नमेंट की रेगुलेशन से ही चलेगी। उसमें कोई भी मतलब आप एक भी चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसके पूरे रूल रेगुलेशन की लिस्ट होगी, सारी चीजें गवर्नमेंट। ऐसे चाइना भी है दोस्तों, चाइना को भी आप इसी लिस्ट में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे भी। अब तीसरे पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी एक मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, जिस मास्टर पीडीएफ पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसमें हमने टोटल 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं, और ये सारी सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो ये 10 ई बुक मिलेगी आपको, जिसमें 10 सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाएगा, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। और दोस्तों इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है। यानी कि जब आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो आपको सारे के सारे टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो इससे बेस्ट बुक नहीं मानता। और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स दोस्तों सेलेक्टिव है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं है। और मात्र 199 रुपए में पूरी की पूरी मास्टर पीडीएफ हम आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं। तो इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप निकाल लेना 10 ई बुक का प्राइस, एक ई बुक का प्राइस पूरी लाइफ टाइम के लिए 20 रुपीज़। तो इससे कम प्राइस तो मेरे हिसाब से कहीं पर नहीं मिलेगा भाई। और इसको लेना भी आसान है, ये नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर जाके हमें एक मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पर, मास्टर पीडीएफ लिख करके, बस और कुछ मत करना। तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, और ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हमने देखिए दोस्तों क्या कौन कौन सी देख ली। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें पूरा काम धाम कौन देखता है? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर। और इसके नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों आ जाते हैं। तो निजी क्षेत्र का अस्तित्व और सरकारी क्षेत्र का अस्तित्व, दोनों क्षेत्र का अस्तित्व दोस्तों इसमें रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इसको आप यहां पर इमेज से भी समझ सकते हैं। प्रोडक्शन बाय प्राइवेट सेक्टर, रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे कि अपने देश में है। अब कोई भी काम हो, यहां पर क्या करेगा? प्रोडक्शन कर दिया प्राइवेट सेक्टर ने, या फिर प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट सेक्टर कर देगी। कुछ चीजें बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। अब थोड़ा ज्यादा हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, सारी चीजें अडानी और इन सब के हाथों में जा रही है, तो हमारे देश भी थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। बट हमारे देश की इकोनॉमी दोस्तों अभी भी मिक्स है, दोनों सेक्टर यहां पर काम करते हैं। तो यहां पर तीसरा दोस्तों एग्जांपल के माध्यम से हमने समझ लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। मींस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ। देखिए इससे आप आराम से समझ सकते हैं, ये जो इमेज आपको दिख रही है ना, इससे सब कुछ क्लियर होता है। देखिए सारा ही काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, यहां पर सारा ही काम गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, और यहां पर दोनों मिलकर के सारा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तीन टाइप की इकोनॉमी होती है। समझ गए आप लोग? समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना। सातवां क्वेश्चन आता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
एडम स्मिथ को, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमिक वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, अब क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद, बंद का मतलब क्या रहेगा, बंद का देखिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही कहां पर रहेगा, देश के अंदर, ना देश से बाहर जा रहा है ना देश के बाहर से आ रहा है। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे दोस्तों, ना तो निर्यात हो रहा होगा ना ही आयात हो रहा होगा, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और उसमें कई ऑप्शंस होते हैं, इसमें जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखिए इंपोर्ट पर भी क्रॉस लगा हुआ है, एक्सपोर्ट पर भी, तो इस कंडीशन में डी राइट आंसर हो जाएगा। ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, उसको बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी बोल देते हैं। 9वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। बिल्कुल आसानी से आप आंसर बता सकते हैं, बताइए अपने देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है। भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना हमारे देश की, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था दोस्तों आधारित है मिश्रित व्यवस्था पर। ठीक है, ये इस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते रहता है, मैं दोनों तीनों टाइप से पूछा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चन दोनों तीनों टाइप से मैंने बता दिया। 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है। हमारे देश में दोस्तों 3 सेक्टर मतलब कामकाज को 3 सेक्टरों में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, देखिए प्राइमरी से जैसे आपको समझ आ रहा होगा, जो भी प्रोडक्शन वाली चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया जिसमें रॉ मटेरियल निकलता है, डेयरी हो गई, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, ये सब कुछ प्राइमरी में आ जाएगा। या फिर आप समझ लीजिए जो भी रॉ मटेरियल रहेगा, जो मतलब एक फिनिशिंग गुड में नहीं आया है, जो अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, उससे पहला जो उसका माल रहता है, जैसे कि अब लकड़ी से क्या बनेगा भाई, फॉरेस्ट्री यानी कि लकड़ी से क्या बनेगी, चेयर बनेगी। ठीक है, दूध जब बनाए उसके बाद में उसका दही बनेगी, उसका दोस्तों उसमें से घी निकलेगा, फिर वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एग्रीकल्चर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से जैसे कपास निकली तो उससे फिर बहुत सारी चीज़ें बनेगी, मतलब कि रॉ मटेरियल निकल रहा है जहाँ से, उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जब उसका कोई भी एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, कार बन गई और चीज़ें बन गई, शर्ट बन गई, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर में। और थर्ड सेक्टर क्या काम करता है, थर्ड सेक्टर में दोस्तों सर्विस सेक्टर बोलते हैं, यानी कि जिसमें आपको कोई भी, जब आप किसी चीज़ के लिए पैसे देते हैं तो रिटर्न में आपको कोई चीज़ फिजिकली नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिए 5 रुपए के पार्ले जी के लिए, तो बिस्कुट मिल गया, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। बट अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद में आपने पर्चा बनवाया, आपने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर से क्या लेकर आए आप, कुछ नहीं लेकर आए, बस उससे सलाह लेने, भाई दवाई ली है उसके अलग पैसे दिए ना, पर डॉक्टर की जो फीस दिया आपने 1000 रुपये 500 रुपये जो पर्चे के दिए हैं, उसमें तो कोई चीज़ नहीं मिली ना आपको, सिर्फ क्या मिली है, सलाह मिली है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे अगर मान लीजिए मैं कोई फीस भी चार्ज करूँ, तो आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ऑनलाइन दे रहा हूँ। जैसे ऑनलाइन आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, 199 रुपये में 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ है। अब आपको फिजिकली कुछ नहीं मिला है, ऑनलाइन मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है दोस्तों सर्विस सेक्टर। जैसे आप ट्रेन में बैठ के गए, ट्रेन में बैठे और जहां जाना है, जहां से चले वहां दूसरी जगह चले गए, अब ये क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर कि ट्रेन किस सेक्टर में आएगी। भाई ट्रेन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चले गए, आप ट्रेन अपने घर थोड़ी लेके चले गए, अब उसमें आपने जो 100 रुपये दिए 200 रुपये दिए, वो आपके क्या आ गए, सर्विस सेक्टर के अंदर। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन क्या था, ये तीनों सेक्टर आप समझ गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है इसका, क्योंकि यहां से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, और वे आपके 10 के 10 क्वेश्चन इस 1 मिनट की जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है उसके हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है, तो इस टाइम पे दोस्तों तीसरे यानी कि सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है, तो बी राइट आंसर रहेगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यहां से बड़ी स्क्रीन पे समझ भी सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रचाल निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, यानी कि प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला भी यहां पर लिख दिया मैंने,
टोटल इनकम ऑफ एरिया, जहां का भी निकालनी, पूरी कंट्री की निकालनी है तो टोटल इनकम हमारे देश की कितनी इनकम है और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी चीज है। तो ये पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, ये हो जाएगा। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो देखिए, जब भी बात आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो ये 3 चीजों को देखता है, स्वास्थ्य को देखता है, शिक्षा को देखता है और किसको देखेगा? आमदनी को देखेगा। तो ये राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन 3 चीजों पर विकास का मापन करता है दोस्तों? अगर स्वास्थ्य, पूरे देश की अगर स्वास्थ्य स्थिति देखी जाए, शिक्षा कैसी है और अभी पर कैपिटल इनकम यानी कि आमदनी क्या है, ये चीज देखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? आसान सा है बिल्कुल, हर साल कौन करता है दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्टर। तो किसके अंडर में आ गया? सॉरी, नीति आयोग नहीं, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बोला ना। तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा एडम स्मिथ ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी प्राप्त किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये भी सही फॉर्मूला है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य हाथ से घटाकर, तो ये भी सही है। उपरोक्त दोनों ही ठीक है, तो राइट आंसर सी रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। लोरेंज वर्क यानी कि कर्व, ठीक है, क्या दर्शाता है? लोरेंज कर्व दोस्तों क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर रहेगा आयात वितरण दर्शाता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय खालिस्तान क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, सामान्य संतुलन विश्लेषण यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसने विकसित किया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा वालरस ने, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? तो यहां पर मैंने दोस्तों ये भी लिखा है इसका फॉर्मूला भी, तो राइट आंसर रहेगा नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन किसके मूल्य की हानि है? दोस्तों सही आंसर रहेगा मशीनरी की। डेप्रिसिएशन से आप आसानी से एक चीज समझ रहे होंगे, किसी भी चीज को मान लीजिए आपने आज एक कार खरीदी 1 लाख की, 10 लाख की खरीदी, 5 साल बाद उसकी वैल्यू बच गई 5 लाख रुपए, तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिशिएट होगी वो चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, पसच बनकर सप्लाई वर्क यानी कि बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा श्रम से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आंतरिक व्यापार इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? दोस्तों ये शेयर मार्केट में बहुत यूज होता है वर्ड इनसाइड ट्रेडिंग, यानी कि आप ये समझ लीजिए, जिसको शेयर मार्केट में थोड़ी नॉलेज होगी वो समझ जाएगा। जब शेयर मार्केट में किसी चीज़ का अंदर ही अंदर पता लगा के, मान लीजिए कल मार्केट गिरने वाली है और मुझे पता चल जाए, तो मैं कल अपना जो भी शेयर खरीद रखे वो बेच दूं, या फिर जिस कंपनी के कल उठने वाले उसके खरीद लूं, तो ये इनसाइड हो गया, जिसको पहले ही पता चल जाए, इनसाइड ट्रेडिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों तरलता में वृद्धि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र की सबसे अधिक है, राइट आंसर डी रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका, बिल्कुल सही आंसर है, राज्य विहीन समाज, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम का अर्थ है?
तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आय माइनस कर देंगे उसमें प्रत्यक्ष कर को। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यहां पर लिखा भी है, आराम से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? दोस्तों राइट आंसर रहेगा रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए। सॉरी, ए राइट आंसर रहेगा, रेपो रेट में वृद्धि, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये क्वेश्चन तो अभी भी आया था, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन अभी आया था। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका खालिस्तान कहलाता है? दोस्तों वो कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों UNDP, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पर जाने से पहले मैं आपको यही टेस्ट दे देता हूँ। नेक्स्ट मिलेगा आपको अब अगली जो वीडियो आएगी, ठीक है। अब इसमें एक टेस्ट क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन विश्लेषण यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसने विकसित किया था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। बाकी अभी मैंने इसमें बता दिया था, फिर भी बता देंगे। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। और ये मास्टर PDF जिन बच्चों ने नहीं ली है भाई जरूर ले लेना इसको। 15,000 क्वेश्चन आंसर्स है इसमें, 3,500 या 4,000 क्वेश्चन आंसर्स में इकोनॉमिक्स के भी हैं। ये सब कुछ मिल जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिल जाएगी मात्र 199 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर जाइए, हमें व्हाट्सअप पर मैसेज लिख देना मास्टर PDF लिख करके, तो आपको बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।